हेलो फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 30 क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये अगले 30 क्वेश्चंस हैं। तो आइए एक एक हम शुरू करते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि सर्कल के रेस्पेक्ट में इन्वर्स पॉइंट। तो पहले मैं बता दूं कि कोई भी सर्कल हमें दिया हुआ है और उसके रेस्पेक्ट में मान लीजिए जेड कोई पॉइंट हमें दिया हुआ है, उसका हमसे क्या पूछ रहे हैं, इन्वर्स पॉइंट पूछ रहे हैं। तो उस सर्कल के सेंटर से इस जेड की डिस्टेंस एंड उसके जो इन्वर्स पॉइंट निकलेगा उसकी डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, आर स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो आर क्या है 1 और इसका सेंटर क्या है 0। ठीक है, जब सेंटर 0 है रेडियस 1 है तो इसमें क्या होगा, पॉइंट दे रखे हैं हमें जेड और जेड डैश, और हमसे पूछा गया है मॉड जेड इज इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में इन्वर्स पॉइंट पूछा गया है। देखो जेड की 0 से दूरी मान लीजिए जेड, और जेड की जेड डैश 0 से जेड डैश की दूरी जेड डैश, और रेडियस क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा यहाँ से सीधा वो बन जाएगा रिलेशन, ये हमारा आंसर हो गया। अब आइए सेकंड है हमारा कि मॉड जेड इज इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में 2 का इन्वर्स पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता है, देखो इसका सेंटर तो क्या है, इसका सेंटर देखो, सेंटर तो 0 है, रेडियस क्या है, रेडियस है 1। तो हम क्या करेंगे, और पॉइंट दे रखा है हमें 2, तो देखो 0 की 2 से दूरी 2 एंड यहाँ जो भी कोई पॉइंट आएगा वो और उसका रेडियस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 1। तो अब हम यहाँ क्या रखें कि हमारा 1 आए, क्योंकि इसका सेंटर 0 है, 0 की उससे दूरी क्या होगी, उस पॉइंट के बराबर ही आएगी। तो यहाँ 1/2 रखेंगे तभी तो यहाँ 1 बनेगा ये, तो इसलिए हमारा क्या हो गया 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहले क्वेश्चन में हम देख लिया ना वो रिलेशन होल्ड होना चाहिए। और बाकी इस देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इससे पूरा मतलब एकदम एक्यूरेटली आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए कि इफ जेड डैश इज इनवर्स ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू दिस सर्कल। ठीक है, तो यहाँ देखो आर क्या है, रेडियस है इसकी, और जेड एंड जेड डैश क्या है, आपस में इनवर्स पॉइंट है इस सर्कल के रेस्पेक्ट में। तो क्या है देखो इसका जो वो क्या है, सेंटर क्या है 0 है ना, तो 0 की जेड से दूरी जेड के बराबर होगी, 0 की जेड डैश से दूरी जेड डैश के बराबर होगी। इन दोनों के जो दूरी होगी उनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आएगा, इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि द इंटीग्रल, हमसे ये इंटीग्रल पूछा गया है और सर्कल हमें ये दे दिया है। ठीक है, तो सर्कल हमारा क्या है, जेड की 0 से दूरी 2 के बराबर। ठीक है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2। ठीक है, अब इस पर देखो इस सर्कल के अंदर या इसके ऊपर ये कहीं भी अनडिफाइन या सिंगुलरिटी नहीं रख रहा है। जब सिंगुलरिटी नहीं रख रहा है तो हम कौन सा यूज करेंगे, कॉसी इंटीग्रल थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलरिटी का पॉइंट है ही नहीं। और कॉसी इंटीग्रल थ्योरम क्या बताती है कि इंटीग्रेशन 0 होता है। ठीक, और अगर यहाँ कोई सिंगुलरिटी का पॉइंट रख रहा होता है इस पर, तो हम क्या लगाते, कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला लगाते, जो फॉर्मूला वो 2π वाला। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हमसे पूछा गया है इंटीग्रेशन ही पूछा गया है। इंटीग्रेशन क्या पूछा गया है, 1/z - 1 dz, और सर्कल दिया हुआ है z इज इक्वल टू 2। तो देखो ये 2 ऐसे बनेगा, 2 आएगा यहाँ। अब देखो ये 1 पर क्या सिंगुलरिटी रख रहा है और 1 पॉइंट कहाँ है यहाँ, तो इसके अंदर हो गया, अंदर हो गया तो हमें सिंगुलरिटी का पॉइंट मिल गया। तो हम कौन सा लगाएंगे, कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे। और फॉर्मूला क्या कहता है कि जब ये है तो इसको हटा दो और इसको एफ जेड ले लो पूरा, तो यहाँ क्या आएगा एफ जेड, और 1/2π आयोटा आता है ना, और यहाँ ये इंटीग्रेशन वाला आता है, तो ये 2π जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ एफ जेड की जगह सिंगुलरिटी वाला पॉइंट रखेंगे तो केवल यहाँ एफ जेड 1 है, तो 1 × 2π आयोटा ही आएगा। तो 2π आयोटा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू 1/sin z, एफ जेड इज इक्वल टू 1/sin z की सिंगुलरिटी बतानी है कि सिंगुलरिटी कैसी है, जेड बराबर 0 पर। क्योंकि देखो 1/sin z, जेड की जगह 0 रखते ही ये नीचे 0 बनेगा और ये क्या बनेगा इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया, पोल हो गया। अब पोल तो हो गया तो रिमूवेबल हट गया और असेंशियल हट गया। जैसे ही हटे अब सिंपल पोल बच रहा है, तो ये सिंपल पोल ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसको पोल की ऑर्डर देखने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट जेड टेंस टू कौन से पॉइंट पर सिंगुलरिटी देख रहे हैं, जेड पर, z - 0, और यहाँ फंक्शन को रख देते हैं sin z। अब ये लिमिट क्या, जितने ऑर्डर पे, जैसे 1 पर यहाँ नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो सिंपल पोल हो जाता है, नहीं तो क्या
आगे वो 2-3 पावर होती हैं तो फिर पावर बढ़ती जाती हैं। तो अब यहाँ जैसे हम देखेंगे ना, तो क्या आएगा, जैसे 1/z है, अब ये भी क्या है, एंटायर है, ये भी एंटायर है, तो इसका हम देखो ये कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं अब इसकी लिमिट अगर इसको पूरे को x की तरह हम ट्रीट करें तो ऊपर एल ऑर्बिटल लगा के 1/cos z कर देंगे ना, cos z में या जैसे ही हम 0 रखेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, नीचे 1 आएगा ना, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये सिंपल पोल इस तरह हो जाएगा। तो बाकी ये मैं बता रहा हूँ ये तरीका ठीक नहीं है, बट आप इस तरह देख सकते हो। बट यहाँ तो ऑप्शन ही हमें बता दिए गए हैं कि सिंपल पोल, क्योंकि इसको हटाते ही आंसर मिल रहा है हमें। 7th क्वेश्चन है हमारा कि द ऑर्डर ऑफ पोल, इसमें पोल का ऑर्डर हमसे पूछ रहा है z बराबर आयोटा पर। तो देखो पहले तो इस फंक्शन को खोलो, क्या है फंक्शन, z/z² + 1 का स्क्वायर है। तो ये कैसे खुलेगा, z प्लस आयोटा, z माइनस आयोटा, और ये स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर लग गया। अब क्या z बराबर आयोटा पर हालांकि सिंगुलैरिटी तो यहाँ पे माइनस आयोटा भी है, लेकिन केवल हमसे क्या z बराबर आयोटा पर पूछा हुआ है और पोल पूछा हुआ है, तो पोल तो दे ही रखा है। तो पोल का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं हम, लिमिट z टेंस टू, जिस पर सिंगुलैरिटी है आयोटा, z माइनस आयोटा की पावर 1/, पूरा इस फंक्शन को रख देते हैं यहाँ पे, z प्लस आयोटा का स्क्वायर और z माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो इससे ये एक बार कटेगा, लेकिन वापस यहाँ आयोटा रखते ही क्या ये पूरा सिंगुलरिटी बन जाएगी, तो इसलिए ये पूरा नहीं कट रहा। तो आगे चल के हम क्या करेंगे, फिर हम 2 रखेंगे, जैसे ही हम 2 रखेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, और आयोटा अंदर रखते ही क्या बनेगा, 1/2 आयोटा का स्क्वायर विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। अब देखिए 8th क्वेश्चन है कि द सिंगुलरिटी ऑफ log z एट z बराबर 0, log z की z बराबर 0 पर सिंगुलरिटी कैसी है। तो इसमें क्या होता है, log z का आप सीधा यह ध्यान रखना कि log z की वैल्यू होती क्या है, सॉरी log z की एक तो एक्चुअल वैल्यू होती क्या है, log r, और r क्या होता है एक्चुअल में मैं बताऊँ, log mod z प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। तो ये क्या मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, क्योंकि यहाँ से फिर जो आर्ग्यूमेंट आता है ना, ये n पर जो वैल्यू रखते जाएंगे आर्ग्यूमेंट चेंज होता जाएगा। तो इसको जो सिंगुलरिटी को हटाने के लिए हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, ब्रांच पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं, और इसकी सिंगुलरिटी को इस रूप में ही हम देखते हैं। ठीक है। अब देखिए फंक्शन z बराबर 1/z³ हैज़ पोल, पोल तो दे ही दिया, और z बराबर 0 पर रखेगा ये। ठीक है, z बराबर 0 पर पोल रखा है, कितने ऑर्डर का है, ये 3 ऑर्डर का है सीधा। बाकी पोल का ऑर्डर तो निकालना जानते हो, लिमिट z टेंस टू 0, z माइनस 0 और फंक्शन रखेंगे। अब देखिए कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है, कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम बोलती है कि जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 हो जाएगा। अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज कंटूर में के ऊपर और अंदर एनालिटिकल है तो उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन हमें डिफाइन किया हुआ है इंटीग्रेशन में, और यदि उसका कोई सिंगुलरिटी का पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है, तो हम सीधा कह देंगे कि उसका इंटीग्रेशन 0 होगा। यही बोलती है कॉची इंटीग्रल थ्योरम ये। ठीक, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ z² एट, देखो सर्कल तो ये हमें दे दिया 1। अब इसके अंदर कोई पॉइंट है कि z² हमारा क्या अनडिफाइन हो, नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, सीधा 0 कर देती है। जब कोई पॉइंट ऐसा मिल ही नहीं रहा है तो, और एंटायर फंक्शन का तो सीधा इंटीग्रेशन 0 ही बता देते हैं। ठीक है। अब देखिए f(z) इज इक्वल टू 1/z² प्लस z का z बराबर 0 पर रेजिड्यू फाइंड करना है। तो पहले तो इसको हम डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें से क्या है z² प्लस z है ये। ठीक, इसमें से क्या करो, अपने z कॉमन ले लो, z प्लस 1 हो गया। तो अब हमारा क्या z बराबर 0 यहाँ रखेंगे तो ही क्या आएगा, ये अनडिफाइन हो रहा है तो रेजिड्यू यहाँ निकलेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि ये देख पा रहे हैं हम कि ये सिंपल पोल है, ये सिंपल पोल है, जो ये है 1/z
जेड प्लस वन। जेड बराबर जीरो पर ये सिंपल पोल रख रहा है। जब सिंपल पोल रख रहा है तो हम जानते हैं कि सिंपल पोल रख रहा है ना, तो जो दिक्कत दे रहा है ना उसको हटा दो और बाकी सब में जो वैल्यू जिस पर ये क्या सिंगुलरिटी रख रहा है उसको रख दो। रखो यहाँ 1/z की जगह 0 + 1 बराबर 1 रेजिड्यू आ गया, ये रेजिड्यू। बाकी रेजिड्यू का फॉर्मूला तो आप जानते होगे कि 1/2 आयोटा और इंटीग्रेशन निकाल दो पूरे फंक्शन का। ठीक है, तो इंटीग्रेशन निकालेंगे उसमें से 2 आयोटा को हटा दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेजिड्यू हो जाएगा। ठीक, e की पावर z अपॉन z माइनस वन, e की पावर z अपॉन z माइनस वन। तो ये तो सिंगुलरिटी z बराबर 1 पर सिंगुलरिटी पूछ रहा है, तो ये सिंपल पोल हो जाएगा। क्या है, सिंपल पोल। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट इसको देखो क्या है ये, कि z इज इक्वल टू 0 ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी z बराबर 0 कैन बी मेड एनालिटिक बाय। देखो, जो रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम फंक्शन को रीडिफाइन करके, फंक्शन को रीडिफाइन कर देंगे तो उससे हम सिंगुलरिटी को हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, साइन जेड अपॉन जेड है। ठीक है, तो यहाँ साइन जेड का अपन ल्यूरेंट सीरीज एक्सपांशन खोल देंगे तो ये नीचे वाले जेड क्या हो जाएगा, आगे टर्म से मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, तो वहाँ से सिंगुलरिटी अपने आप हट जाएगी, तो उसको रीडिफाइन कर दिया और वो हट जाएगा, तो इसको बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए, हमसे पूछा गया द फंक्शन जेड एफ जेड इज इक्वल टू 1/z माइनस वन एंड z माइनस टू हैज सिंगुलरिटी। किस पॉइंट पर सिंगुलरिटी रख रहा है, x बराबर 1 पर और z बराबर 1 और z बराबर 2 पर, क्योंकि z बराबर 1 रखते ही नीचे 0 बन जाएगा और 2 रखते ही यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो 1 एंड 2 आंसर हमारा आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है 16। ठीक है, w बराबर जेड स्क्वायर के रेस्पेक्ट में क्या है, के अंतर्गत वास्तविक अक्ष का रियल एक्सिस क्या होता है, z इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और ये दे क्या रखा है हमें, w बराबर जेड स्क्वायर, तो w बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, जो कि क्या u प्लस आयोटा v बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से u बराबर एक्स स्क्वायर ही आएगा ना, क्योंकि आयोटा वाली कोई टर्म है ही नहीं, और u बराबर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, पूरी रियल वैल्यूज़। ठीक है, तो ये किस पे, रियल एक्सिस पे ट्रांसफॉर्म कर देगा इसको। 17 क्या बोल रहा है, एफ जेड यू प्लस आयोटा वी एनालिटिक है, तो यू एंड वी क्या होंगे, ये हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, सीधा याद रखना है। और ये क्या करते हैं, हार्मोनिक हैं, तो ये क्या होंगे, एक तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब देखो एफ जेड साइन जेड अपॉन जेड का जेड बराबर 0 पर रेजिड्यू। अब जेड बराबर 0 पर रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं, साइन जेड रेजिड्यू 1/z वाली कर लेंगे ना इसमें, जैसे साइन है, साइन जेड को खोल दो आप, साइन जेड को खोलोगे क्या आएगा, z माइनस z³/3 ये और टर्म्स ही आती है ना इसमें, माइनस प्लस z5/5 बाहर क्या है 1/z, तो ये इससे कट जाएगा, क्योंकि अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या होगा, अंदर जाके कट जाएगा, तो इसमें तो नीचे कोई टर्म्स ही नहीं मिलेंगी। टर्म्स नहीं मिलेंगी तो इसका रेजिड्यू 0 आएगा क्या, हाँ बिल्कुल, इसका रेजिड्यू जैसे इन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1/z की पावर, मतलब जो 1/z वाली टर्म्स कोई बचेंगी नहीं, तो z की नेगेटिव टर्म्स नहीं बचेंगी, तो उसका रेजिड्यू फिर 0 हो जाएगा। अब देखिए 1/z का क्या इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और z बराबर r, मतलब पूरा उस पर पूरा ही वो है, चाहे कितनी बड़ा सर्कल हम ले सकते हैं। ठीक है, अब जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो हम कैसे करते हैं,
एफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा और 1/z। जेड बराबर 0 पर सिंगुलरिटी रख रहा है तो इसको छोड़ दो, ये हमारा हो जाएगा एफ जेड, ये एफ जेड आएगा यहाँ और इससे क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 1 × 2 पाई आयोटा, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ए ब्रांच कट इज इंट्रोड्यूस्ड टू मेक। ब्रांच कट क्यों लगाया जाता है? ब्रांच कट इसलिए लगाया जाता है, और ब्रांच कट उन फंक्शंस में लगाया जाता है, उन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन होते हैं, उनका किसी एक पॉइंट पर सिंगल वैल्यू प्राप्त लेने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रांच कट लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए द फंक्शन w बराबर 1/z यूनिट सर्कल को प्रतिचित्रित करता है। यूनिट सर्कल को देखो, द फंक्शन 1/z मैप्स यूनिट सर्कल ऑन टू, किस पर मैप करता है? अब देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब भी आपको क्या दे रखा हो, w बराबर 1/z दे रखा हो, इसका सीधा एक तरीका है कि क्या होता है, एक सीधा होता है कि a z बार प्लस b z प्लस c z बार प्लस d इज इक्वल टू 0 को, ये w जो है ये इसको मैप करता है, किसको? इसको मैप करता है किस पे? d z बार प्लस d z डैश माइनस c z बार प्लस a बराबर 0, इस पर मैप करता है सीधा सीधा ही। ठीक है, अब जब इस पर मैप करता है तो अब हमें क्या दिया गया है कि यूनिट सर्किल का मतलब क्या हो गया, ये वाली टर्म नहीं आएगी, ये वाली टर्म नहीं आएगी, और ये आर रेडियस का काम कर जाएगा। जब यूनिट सर्कल ये है और ये इसको मैप करेगा तो देखो इसमें से ये भी कट जाएगा, ये सी नहीं है तो सी भी कट जाएगा, अब ये डी कहाँ जाएगा, यहाँ, ए चला जाएगा यहाँ, तो ये भी तो एक सर्कल की ही इक्वेशन हुई, तो ये इसको क्या सर्कल पे ही मैप करेगा, और किस पर? यूनिट सर्कल। जब यूनिट सर्कल है तो यूनिट सर्कल पर ही मैप करेगा। ठीक है, और यदि आप देखिए इसको, यदि ये बोल देता कि ये किसको, जैसे बोल देता कि ये एक लाइन जो 0 से नहीं गुजर रही है उसको कहाँ मैप करेगा, तो देखो लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, केवल ये टर्म आएगी, ये आएगी, और 0 से नहीं गुजर रही है तो ये टर्म भी आएगी डी, ये टर्म नहीं आएगी। जब ये टर्म नहीं आएगी और इसको मैप कहाँ करता है, ये इस पे, तो देखो इसमें बी आ रहा है तो बी भी आ जाएगा, सी आ रहा है तो सी भी आ जाएगा, और डी यहाँ से यहाँ चला गया तो क्या होगा, तो इसमें ए है नहीं, ये वाली टर्म है नहीं, तो ये वाली टर्म आएगी ही नहीं, तो हम क्या आ जाएगी, अब ये केवल ये टर्म आ जाएगी। अब ये लाइन को कौन सी होगी, जो 0 से पास हो रही है, क्योंकि ए आएगा नहीं। ठीक है, और ये इसमें पहले से है ही नहीं तो ये भी नहीं आएगा, तो 0 से पास हो रही है उस पर मैप कर देगा। तो इस तरीके से इसको देखते हैं, इसकी थ्योरी एक। अब देखिए एफ जेड इज इक्वल टू जेड ई की पावर 1/z पर z बराबर 0 पर रेजिड्यू हमें बताना है, तो इसका रेजिड्यू क्या होगा, ई की पावर 1/z और क्या है 1/z, यही तो हमारा फंक्शन है। तो क्या करो 1/z ई की पावर z को खोल दो, कैसे खोलते हैं, 1 प्लस 1/z प्लस 1/z² 2 फैक्टोरियल प्लस 1/z³ 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे चलता जाता है। अब इस 1/z को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और हर टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो जहाँ हमें केवल 1/z मिल जाएगा ना, उसका जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा रेजिड्यू होगा। तो ये 1/z कहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसमें होगा, तब केवल 1/z मिलेगा। यहाँ मल्टीप्लाई होते ही क्या आ जाएगा 1/z², यहाँ z³, तो इन चीज़ों से हमें मतलब ही नहीं है। जब इनसे मतलब नहीं है तो केवल यहाँ आएगा ये। ठीक है, और जब यहाँ आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल 1/z बचेगा। जब 1/z बचेगा इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, तो इसका रेजिड्यू 1 हो जाएगा। ठीक, 23rd क्वेश्चन है कि यदि z का यूनिट सर्कल के सापेक्ष क्या है, व्युत्क्रम है, मतलब इनवर्स है, तो क्या होता है, तो हमें तो पता है कि यूनिट सर्कल मतलब एक्चुअल में बता ये रहा है कि ये है। ठीक, तो क्या होगा, और जेड डैश किसका, जेड का क्या दे रखा है, इनवर्स पॉइंट दे रखा है, तो जेड इंटू जेड डैश इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट नहीं है, ये दूरी है किसकी, जेड की 0 से, ये जेड डैश की 0 से दूरी है, उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 1 का स्क्वायर आएगा, जो 1 आएगा, तो ये हो जाएगा। इसमें कहाँ दे रखा है ऑप्शन में,
हाँ, ये जेड डैश को इधर रख लिया और इसको यहाँ भेज दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन कोस जेड इज, अब देखो साइन जेड, कोस जेड, टेन जेड, ई की पावर जेड, जेड स्क्वायर प्लस जेड, मतलब जी जेड में पोलिनोमियल हो, एक्सपोनेंशियल हो, साइन जेड कोस जेड टेन जेड हो, और फिर चाहे साइन और इनका क्या हो, कंपोजिशन हो सबका, साइन ई की पावर जेड हो या ई की पावर साइन जेड हो, ये सब एंटायर फंक्शन होते हैं, ये एंटायर फंक्शन हो जाएगा। रेजिड्यू प्रमेय कहता है कि, रेजिड्यू प्रमेय क्या कहता है, रेजिड्यू ये कहता है, रेजिड्यू थ्योरम, कि आप उस फंक्शन के सभी रेजिड्यूज निकाल लो, सभी रेजिड्यूज का सम कर लो और उसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, तुम्हारा उस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकल कर आ जाएगा। तो इस सम ऑफ रेजिड्यू इंटू 2 पाई आयोटा समाकलन हमें देता है, क्या देता है, इंटीग्रल कैलकुलेट करके देता है। क्योंकि क्या होता है, कई बार फंक्शन में मान लीजिए जैसे ये फंक्शन हमें दे दिया z-1 z-2, और हमें जो कर्व दिया है ना, कर्व ऐसे दे दिया, अरे भाई चलो, जैसे मान लीजिए कि z अपॉन ये दे दिया z/z-1 और z-2, ठीक है, ये हमने दे दिया फंक्शन का, इसका क्या फाइंड करो आप, इंटीग्रेशन फाइंड करो, और हमें सर्कल क्या दे दिया, z=3। तो देखो अब 2 भी क्या है, सिंगुलरिटी का पॉइंट, 1 भी सिंगुलरिटी का पॉइंट है, तो इनका अब इंटीग्रेशन तो हम क्या करते हैं, एक सिंगुलर पॉइंट होता है उसके बेस में निकाल लेते हैं। तो अब क्या होगा कि इसका z=1 पर रेजिड्यू निकाल लेंगे, z=2 पर रेजिड्यू निकाल लेंगे, जब 2 पर रेजिड्यू निकालेंगे तो इसको लेंगे फंक्शन के तौर पे, और जब z=1 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसको यहाँ से यहाँ तक को फंक्शन के रूप में लेंगे, दोनों का रेजिड्यू निकालेंगे, रेजिड्यू एट 1 प्लस रेजिड्यू एट 2, और उसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब है 28 क्वेश्चन, f(z)=1/z² + 1, तो सिंगुलरिटी क्या है, फंक्शन क्या है, z² + 4, इसकी सिंगुलरिटी क्या है, तो z² तो ऑलवेज पॉजिटिव, बट z² की जगह क्या ले लो आप, आयोटा z लो, सॉरी आयोटा 2 लो, तो ये क्या आएगा माइनस, ठीक है, तो क्या आएगा, आयोटा को माइनस, मतलब z की जगह आयोटा z, सॉरी आयोटा 2 रखेंगे तो क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 और 2, तो -4 + 4, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब ये नीचे 0 बना देगा। और अगर माइनस आयोटा लेते हैं तो भी माइनस आयोटा लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर माइनस बना देगा इसको सबको, तो ये हमारी सिंगुलरिटी आ जाएगी, ये इसको इस पर रखते ही नीचे 0 बना देगा ये। f(z)1 की इन्फिनिटी पर सिंगुलरिटी, अब देखिए कभी भी आपसे f(z) की इन्फिनिटी पर सिंगुलरिटी पूछी हो तो आप क्या करो, f को 1/z कर दो और उसकी सिंगुलरिटी किस पे फाइंड कर लो, z इसके 0 पर सिंगुलरिटी फाइंड कर लो इसकी, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करो, f की जगह 1/z करोगे तो क्या आएगा, z आ जाएगा, और इसकी 0 पर सिंगुलरिटी क्या है, कोई सिंगुलरिटी नहीं दिख रही है मैं तो ये क्या हो जाएगा, नन नहीं होना चाहिए, बट इसको जब हम रीडिफाइन कर रहे हैं तो इसको रिमूवेबल मान लो आप, ठीक है। द फंक्शन f(z) ये क्या है, और ये देखो ये मैंने शुरू में ही बताया था, कल भी बताया था कि जो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं वो नो वेयर एनालिटिक होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड z की वैल्यू क्या होती है, √x² + y², अब इसका स्क्वायर लगा दिया तो क्या आएगा, x² + y², जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन कहीं भी एनालिटिक नहीं होते, तो ये क्या हो जाएगा, नो वेयर एनालिटिक। बाकी आप इसको जनरल वे में याद रख लो कि मोड की पावर z की पावर कुछ भी लग रही हो, मोड z की पावर, तो वो नो वेयर एनालिटिक होता है, नॉट एनालिटिक एनीवेयर। तो इस तरीके से हमारे 30 क्वेश्चंस और कंप्लीट होते हैं। इस तरह हमें पहली वाली क्लास 30 60 क्वेश्चंस हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कर लिए हैं। थैंक यू।